नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बैंक विलय क्या होता है इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, बैंक विलय के जितने भी पक्ष होते हैं, बैंक विलय से क्या लाभ है, बैंक विलय के क्या नुकसान होते हैं, बैंकिंग विलय के लिए क्या कानूनी प्रक्रिया होती है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने समझा था और हाल ही में किन बैंकों का मर्जर हुआ है उसके बारे में भी देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नोटबंदी। ठीक है, जिसको आप सामान्य भाषा में आप और हम क्या बोलते हैं, नोटबंदी, पर टेक्निकल टर्म में उसको क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, विमुद्रीकरण को क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन। तो देखो, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो विमुद्रीकरण अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है इनके द्वारा किया गया था 2016 में। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया गया, विमुद्रीकरण किया गया। बहुत बड़े लेवल पे विमुद्रीकरण किया गया, जिसके तहत उनने 500 और 1000 के डिनोमिनेशन के, ठीक है, 500 रुपये और 1000 रुपये के डिनोमिनेशन के नोटों को चलन से क्या कर दिया, उनने बाहर कर दिया और उनके स्थान पर 500 के नए नोट जारी किए गए, 1000 के नोट हमेशा के लिए क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए और उसके स्थान पर 2000 रुपये के नोट जारी किए गए। तो ये प्रक्रिया जो हुई, इस चीज़ के क्या लाभ हुए, इस चीज़ के क्या नुकसान हुए, क्यों किया गया, कैसे किया गया, क्या कानूनी प्रावधान है, इन सभी चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं विमुद्रीकरण होता क्या है ना। तो विमुद्रीकरण से तात्पर्य ऐसी आर्थिक गतिविधि से है जब सरकार बाजार में प्रचलित मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद करते हुए उसके स्थान पर नई मुद्रा को परिचालन में लाती है। सिंपल सा पॉइंट है कि सरकार द्वारा क्या किया जाता है, जो लीगल टेंडर चल रहा है मार्केट में, ठीक है, जो लीगल टेंडर मतलब क्या होता है, वैधानिक मुद्रा मार्केट में चल रही है, बाजार में प्रचलित है, उसको क्या कर देना, अवैधानिक घोषित कर देना। ठीक है, और जैसे ही उसको अवैधानिक घोषित किया जाएगा वैसे ही वो बाजार से, चलन से बाहर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसको आपको सरकार द्वारा जो प्रक्रिया बताई जाएगी उसके अनुसार उस पर क्या लेना रहेगा, निर्णय लेना रहेगा। अगर सरकार बोलती है कि उसको बैंक के पास जमा करना है तो आप बैंक के पास उसको क्या करेंगे, जमा करेंगे उस अवैधानिक मुद्रा को, जैसा कि 2016 में हमने सबने किया था। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो केंद्रीय बैंक द्वारा किसी मुद्रा की वैधानिक स्थिति यानी लीगल टेंडर मनी के रूप में उसका दर्जा समाप्त किया जाना विमुद्रीकरण। मतलब सिंपल सा पॉइंट हुई जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि कोई भी मुद्रा जो परिचालन में है वो क्या कहलाती है, लीगल टेंडर कहलाती है। ठीक है, उस लीगल टेंडर को अगर आप अवैधानिक कर देंगे, ठीक है, अगर आप उसको इलीगल घोषित कर देंगे तो उसको मार्केट में चलन से बाहर होना पड़ेगा। ठीक है, सरकार विमुद्रीकरण के उपरांत लोगों को प्रचलन में आई नई मुद्रा या प्रचलित मुद्रा से पुरानी मुद्रा को बदलने का अवसर प्रदान करती है। जैसा हमारे साथ हुआ था 2016 में, सरकार ने क्या किया था, महीने भर का, शायद तक महीने भर का क्या दिया गया था, समय दिया गया था सभी को अपनी पुरानी मुद्राओं को बदलने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट हमारा कि सरकार द्वारा क्या किया जाता है, पुराने टेंडर को, पुराने इलीगल टेंडर को बदलने के लिए सरकार द्वारा समय दिया जाता है। ठीक है, भारत में पहली बार 1946 में क्या हुआ था, ये प्रयोग हुआ था, विमुद्रीकरण का प्रयोग हमारे देश में, ठीक है, भारतवर्ष में कब हुआ था, 1946 में हुआ था, जब 500 और 1000 रुपये और 10,000 रुपये के, ठीक है, 500 का डिनोमिनेशन, 1000 के डिनोमिनेशन और 10,000 के डिनोमिनेशन के नोटों को क्या किया गया था, विमुद्रीकृत किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, मार्केट से उनको हटाया गया था, उनको इलीगल टेंडर घोषित किया गया था। ठीक है, सबसे प्रमुख अच्छे से याद रखना, यहाँ पे उस समय 10,000 रुपए के भी नोट चलते थे। फिर क्या हुआ, इसके उपरांत प्रत्यक्ष कर की जांच से जुड़ी वांचू समिति, यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाता है वांचू समिति का संबंध किस चीज से है, ठीक है, तो वांचू समिति का संबंध किस चीज से है, आपके प्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, तो वांचू समिति के द्वारा भी 1970 के विमुद्रीकरण का सुझाव दिया गया था, लेकिन चूंकि रिपोर्ट क्या हो गई, सार्वजनिक हो गई। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार सरकार के सिस्टम में इतना ज़्यादा लीकेज होता है कि उस व्यवस्था को क्या है, कई बार अच्छे तरीके से हम, ये जो भी हम एक्शन लेने वाले थे उसको अच्छे तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ, वांचू समिति ने क्या किया, एक अनुशंसा की, एक सुझाव दिया कि आप इस डिनोमिनेशन के नोटों को क्या कर दीजिए, इलीगल टेंडर घोषित कर दीजिए या डिमोनेटाइज कर दीजिए।
पर सरकार उस रिपोर्ट पे एक्शन लेती, उसके पहले ही वो रिपोर्ट क्या हो गई, लीक हो गई। वो रिपोर्ट क्या हो गई, सार्वजनिक हो गई, जनता को पता चल गया कि सरकार ऐसा करने वाली है। तो फिर सरकार को एक्शन ना लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता उस पर। ठीक है, अब देखते हैं सरकार ये जो नोट वापस लेती है, इलीगल टेंडर घोषित करती है, सब शक्ति सरकार को मिलती कहाँ से है। सरकार मतलब यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार की क्या है, सरकार है। ठीक है, आर्टिकल अगर आप 22 के हिसाब से बात करेंगे, आर्टिकल 22 में जो स्टेट की परिभाषा दी हुई है उसके तहत रिजर्व बैंक भी एक प्रकार का सरकार है। ठीक है, आर्टिकल 22 आप अच्छे से जानते होंगे पॉलिटी में। तो कहाँ से शक्ति आती है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26(2). ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक कब आया था आपका, 1934 में आया था। ठीक है, तो उसकी धारा 26(2) के तहत आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के गजट में अधिसूचना जारी करती है। बाकायदा इसके लिए क्या होता है, गजट में अधिसूचना जारी होती है, नोटिफिकेशन जारी होता है। किसी भी नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी सीरीज या मूल्य वर्ग के नोट को लीगल टेंडर के रूप में निरस्त कर सकती है, जो नोटिफिकेशन में निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 से 500 रुपये और 1000 रुपये के जो डिनोमिनेशन के नोट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, इलीगल टेंडर हो जाएंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ को बाकायदा सरकार को शक्ति मिली आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(2) के तहत, और उनने उसको 8 नवंबर 2024 को ही 2016 को ही क्या कर दिया, गजट में प्रकाशित करवा दिया। ठीक है, तो जिस समय गजट में प्रकाशित हुआ उस समय से वो प्रभावी हो गया। अब देखते हैं विमुद्रीकरण का, डिमोनेटाइजेशन का भारत में क्या थोड़ा सा इतिहास रहा है। तो हम जब 2016 में ये डिमोनेटाइजेशन हुआ तब ये कोई पहली बार डिमोनेटाइजेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, हमारे देश में उसके पहले भी कई बार हो चुका था। एक तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब आपका 1946 में क्या किया गया था, 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। इसके अलावा बीच बीच में होता रहा है। तो पहली बार 1946 में नोटबंदी की गई थी, अंग्रेज सरकार थी उस समय 46 में। ठीक है, इसके बाद 1978 में नोटबंदी की गई थी। इस समय किसकी सरकार थी 1978 में, तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, 1978 में किसकी सरकार थी, लगभग मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो 1946 में अंग्रेज सरकार द्वारा किया गया, क्योंकि उस समय भारत क्या था, एक इंडियन डोमेनियन था। ठीक है, भारत क्या था, इंडियन डोमेनियन था, एक तरीके से उपनिवेश के रूप में हम चल रहे थे, आज़ादी नहीं मिली हुई थी। इसके बाद 78 में मोरारजी देसाई ने कर दिया। उसके बाद क्या हुआ था, जब 46 में हुआ था, जब पहली बार अंग्रेजों द्वारा 46 में किया गया, तब 500, 1000, 10,000 के नोट बंद करने का फैसला लिया गया था। 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद करने का फैसला लिया गया था। ठीक है, 1970 की वांचू समिति रिपोर्ट के बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था कि वांचू समिति अपनी रिपोर्ट दी थी, पर रिपोर्ट क्या हो जाती है आपकी, सार्वजनिक हो जाती है, तो उस पर फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार, जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया, मोरारजी देसाई सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट को क्या किया था, बंद किया था। हालांकि इसमें दिक्कत ये गई थी कि उस समय के जो आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल साहब थे, वो इस क्या एक्शन से क्या थे, वो नहीं थे, खुश नहीं थे, वो सरकार के विरोध में थे। ठीक है, तो आईजी पटेल साहब, ये 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में हो गया। उसके बाद 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 500 के नोटों को क्या किया गया था, विमुद्रीकृत किया गया था। ठीक है, और फिर फाइनली अभी 2016 में हुआ, जिसके बारे में हम सब आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को क्या कर दिया गया, विमुद्रीकृत किया गया, उनको चलन से बाहर किया गया। अब देखते हैं ये जो विमुद्रीकरण किया जाता है वो क्यों किया जाता है। ठीक है, ये विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है, उद्देश्य क्या होते हैं इस चीज करने के। तो सरकारों द्वारा जो पहला बोला जाता है वो क्या होता है कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। विमुद्रीकरण से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, ये सरकारों का क्या है, अपना मत है, विचार है। ठीक है, कितना भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता है, वास्तविक स्थिति क्या है ग्राउंड लेवल पर, वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, दूसरा, नकली नोटों की छपाई पर लगाम लगती है। ये पॉइंट कहीं तक क्या है, एक बड़े स्तर तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं सफल भी होता है, लागू भी होता है अच्छे तरीके से, कि उस समय के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाता है, उन नोटों की छपाई पर, उन नोटों की नकली छपाई पर रोक लग जाती है, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं रह जाते हैं। तीसरा, आतंकवादियों द्वारा इन उच्च मूल्य नोटों का प्रयोग पर रोक लग जाती है। ठीक है, अब
हमारे देश में जो नक्सलवाद है, जो आतंकवाद है, इसके फैले होने का प्रमुख कारण एक तरीके से क्या है कि इनको बड़ी आसानी से क्या होता है, मुद्रा की सप्लाई होती है। ये क्या कर सकते हैं, उसका एक तरीके से होर्डिंग करके बैठे रहते हैं। अगर आप उस चीज़ को इलीगल घोषित कर देंगे तो उस समय के लिए उनकी उसमें व्यवस्था में क्या हो जाएगा, एक तरीके से व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप उस समय की 2016 की परिस्थितियों से वाकिफ हैं तो अगर परिस्थितियों को देखेंगे तो उस समय अचानक से कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पत्थरबाज लोग क्या होते हैं, पैसा पैसा दोगे तभी पत्थरबाजी करेंगे, उनको भी अपना घर चलाना होता है ना। और पैसा ऊपर से आ नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि विमुद्रीकरण हो गया था। काले धन को समाप्त करना, एक उद्देश्य क्या होता है इसका, काले धन को समाप्त करना। फिर है नकली नोटों को प्रचलन से समाप्त करना, ये भी पॉइंट सही है, नकली नोट क्या हो जाते हैं, अपने आप बाहर हो जाएंगे। और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर के कैशलेस अर्थव्यवस्था को बनाना। ठीक है, ये क्या है, एक एक्सटेंडेड वो है, उद्देश्य है कि अगर आप वो करेंगे, विमुद्रीकरण करेंगे तो ऊपर के उद्देश्य तो प्राप्त होंगे ही, साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती जाएगी, कैशलेस होती जाएगी। ठीक है, नगद लेन देन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखते हैं विमुद्रीकरण के सकारात्मक पक्ष क्या होते हैं। तो विमुद्रीकरण के सकारात्मक पक्षों में पहला आता है आपका कि नोटबंदी काले धन का एक क्या है, अभूतपूर्व हमला था। नोटबंदी से सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज पे पड़ता है, आपके काले धन पर पड़ता है। इसने बेहतर कर अनुपालन और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने में क्या किया है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका, कर अनुपालन। कर अनुपालन क्या होता है, एक तरीके से टैक्सेशन जो वो है, बेस है हमारा, उस चीज को बढ़ाना, टैक्स देने वाले लोगों को, कर देने वाले लोगों की संख्या में क्या करना, वृद्धि करना, उनकी प्रतिशतता में क्या करना, वृद्धि करना। और अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन को, मतलब कैशलेस इकोनॉमी की ओर हमको क्या करना है, बढ़ना है। कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर हमको क्या करना है, बढ़ना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब विमुद्रीकरण लागू होने के बाद पहले 4 महीनों में ही 900 करोड़ रुपए की अघोषित आय जब्त की गई थी। हमने पहला यहाँ पे पॉइंट देखा, काले धन पर क्या होता है, अभूतपूर्व हमला है ये। तो काले धन पे अभूतपूर्व हमला हमने पॉइंट अपना सिद्ध कैसे किया, तो हमने देखा कि जैसे ही नोटबंदी हुई उसके 3 से 4 महीने के अंदर अंदर 900 करोड़ रुपए की क्या हुई, अघोषित आय जब्त की गई थी। ठीक है, और कैसे काम हुआ इसी पे, काले धन वाले और डिजिटलाइजेशन वाले पे। तो विमुद्रीकरण के बाद से पिछले 3 वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की संपत्ति क्या की गई है, जब्त की गई है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सफल पॉइंट है। फिर विमुद्रीकरण के बाद कराए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि कई करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सरकार ने क्या किया था, अघोषित आय खुलासा करने के लिए एक स्कीम लेके आई थी, इनकम डिक्लेरेशन। ठीक है, इनकम डिक्लेरेशन के माध्यम से सरकार ने अघोषित आय को पता करके सभी से कर वसूला था और उस चीज को सफल बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, फिर ऑपरेशन क्लीन मनी चलाया गया। ऑपरेशन क्लीन मनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था के रूप में के रूपांतरण में क्या की थी, मदद की थी। ऑपरेशन क्लीन मनी मतलब कि जिन लोगों ने, देखो यहाँ पे सरकार का उद्देश्य क्या था कि या तो आप टैक्स दे दीजिए स्वतः, या हम क्या करेंगे, कार्रवाई करके पैसा वसूलेंगे। तो चूंकि स्वतः अगर देना है तो उसके लिए सरकार ने क्या कर दिया, एक ऑपरेशन क्लीन मनी चला दिया कि आप आइए अपनी इनकम डिक्लेयर कीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा होर्डिंग करके रखे हुए, जिसमें पैसा होर्डिंग करके रखे हैं, उसमें टैक्स नहीं दिए हैं, काला धन है वो, तो उसमें आप टैक्स दीजिए और घर जाइए। सिंपल सा पॉइंट, लोगों ने इनकम डिक्लेयर की। फिर है नकली नोट या जाली नोटों का चलन को बंद करना और विमुद्रीकरण का क्या था, दूसरा बड़ा लक्ष्य था। इससे कहीं ना कहीं सफल भी हुआ। सीधी सी बात है, जिस नोट को इलीगल घोषित कर दिया गया है, उस नोट के अगर कोई नकली, अगर कोई जाली नोट चलन में थे बाजार में, तो भी अपने आप क्या हो जाएंगे, एक तरीके से सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ, 2016 में पूरे देश में लगभग 6.5 लाख नकली टुकड़े जब्त किए गए थे। ठीक है, इसमें आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अगले 4 वर्षों में, वर्ष 2020 में अब तक देश भर में कुल 18 लाख नकली नोट क्या हुए हैं, जब्त किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, नकली नोटों की बात की जा रही है। ठीक है, किस चीज़ की बात की जा रही है, नकली नोटों की बात की जा रही है। ठीक है, इतने जब्त किए गए। तो ये पहला लाभ क्या हो गया आपका,
विमुद्रीकरण के सकारात्मक पक्षों में काला धन पर, डिजिटलाइजेशन पर, ठीक है, टैक्स अनुपालन पर क्या किया गया, प्रभाव देखने को मिला। दूसरा, डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई। डिजिटल लेन देन में वृद्धि कैसे हुई, तो बीते 5 वर्षों में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 55% की वार्षिक वृद्धि हुई है। वहीं डिजिटल भुगतान के मूल्य के मामले में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन या कैशलेस ट्रांजैक्शन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हर दुकान के सामने, इवन सब्जी में जो ठेले में सब्जी बेच रहा है या कहीं कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ पान की गुंठी लगा के बैठा है, तो सब कोई क्या करते हैं, एक तरीके से आज की तारीख में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। सबकी दुकान में पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए लगा होता है। तो ये क्या हो गया आपका विमुद्रीकरण का सकारात्मक पक्ष। अब विमुद्रीकरण के कुछ नकारात्मक पक्ष भी होंगे, कुछ तो नुकसान भी हुआ होगा, तभी तो विपक्षी पार्टियां इतना आरोप लगाती हैं सरकार पर। तो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार लगभग पूरा धन 99% से अधिक जो अमान्य था बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया। अब देखो, सरकार ने यहाँ पे क्या बताया कि इससे काला धन मार्केट से बाहर हो जाता है, जाली नोट बाहर हो जाते हैं इससे, ठीक है, इलीगल मनी जो रहती है वो सब बाहर हो जाती है। पर अगर ये बाहर होती है तो फिर 99% पैसा मार्केट में जो था, मार्केट में टोटल पैसा का 99% वापस कैसे पहुंच गया बैंकों के पास? कहीं ना कहीं तो कुछ समस्या हुई है। ठीक है, तो विमुद्रीकरण के समय अमान्य किए गए नोटों की कीमत कितनी थी बाजार में? लगभग 15 लाख करोड़ रुपए थी, जिनमें से 15.3 लाख करोड़ रुपए के नोट क्या हो गए थे, वापस आ गए थे। 15.41 लाख करोड़ रुपए के नोट मार्केट में प्रचलन में थे, जिनमें से 15.31 लाख करोड़ के नोट मार्केट में वापस आ गए। जबकि सरकार को उम्मीद थी कि कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का क्या है, काला धन बैंकिंग कार्यप्रणाली से बाहर होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, इसके अलावा और क्या नुकसान हुआ? तो विमुद्रीकरण के बाद के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना एक बड़ा लक्ष्य बनाया गया था। विमुद्रीकरण के बाद क्या हुआ, हमने क्या डिसाइड किया, सरकार ने क्या डिसाइड किया कि हम भारत को क्या करेंगे, एक कैशलेस अर्थव्यवस्था में क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2016 में जहां सिर्फ, देखो अब ये एक ऐसा पॉइंट है कि कभी कैशलेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कभी कम हो जाता है, कभी क्या है बढ़ जाता है। अभी पिछले महीने का अगर आप डेटा अपडेटेड हैं, देखेंगे अखबारों में जो डेटा प्रकाशित होता है, तो पिछले महीने का जो कैशलेस ट्रांजैक्शन था वो अब तक के कैशलेस ट्रांजैक्शन जितने हुए मंथ वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा था। तो ये क्या है, कैशलेस ट्रांजैक्शन कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो एक वाकई में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। तीसरा यहाँ पे एक नकारात्मक बिंदु क्या निकल के आता है कि जितनी उम्मीद की गई थी टैक्स पेयर्स के बेस बढ़ने में, टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ने में जितनी उम्मीद की गई थी उतनी वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या थे आपके विमुद्रीकरण के नकारात्मक प्रभाव थे, और आज हमने पूरा जो देखा वो आपका क्या था, विमुद्रीकरण था। ठीक है, तो आज का वीडियो आपका यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।